Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. दोस्तों कल से हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज का आगाज किया है ये JK SSB का जो एग्जाम होने जा रहा है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का. दिस मॉक टेस्ट इज completely meant for that exam. Besides, this mock test will help you in other exams as well. लेकिन मेन जो फोकस है इस मॉक टेस्ट सीरीज का, जो भी MCQs इसमें आएंगे वो आपको पूछे जाएंगे एज पर द prescribed syllabus for the post of finance accounts assistant. Although this mock test series will be beneficial for you in other exams as well, various competitive exams which are conducted by JK SSB or Jammu Kashmir Bank or other recruiting agencies of the UT. So this mock test series will prove to be very handy, very helpful for you in all the UT level exams. तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है आजकल आपके एग्जाम्स के रिलेटेड. मॉक टेस्ट सीरीज है. इससे आपका जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा उसका रिवीजन होगा और दिस मॉक टेस्ट सीरीज विल कंप्लीटली प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम्स टू कम. जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए इस मॉक टेस्ट सीरीज से आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम के लिए. तो आज का जो हमने लेक्चर चुना है वो है, हम चूंकि सेक्शन वाइज इस मॉक टेस्ट सीरीज में चलेंगे. कल हमने इकोनॉमिक्स का जो पहला लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके रिलेटेड हमने MCQs अपलोड किए थे. आज जो इसी का दूसरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और इसमें फिस्कल पॉलिसी भी है. अभी हम आज मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड जो MCQs हैं और उनमें जो कंसेप्ट्स आएंगे उन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. जो MCQs हमने कंपाइल किए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उनके बारे में डिस्कस करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं चैनल पे उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर पाएं. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में. जो भी MCQs हमने कंपाइल किए हैं, let us discuss them one by one and let us clear all the concepts which will be available in the questions. Let us try to discuss them in detail and let us try to clear our confusions regarding monetary policy. So let us begin. Here we go. The first question is, the system wherein trade can be carried out through exchange of goods and services is called the. ऐसा सिस्टम जहां पे ट्रेड तिजारत जो होता था वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए होता था, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? अगर आज भी हम देखें, आज भी कई जगहों पे खासकर रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली वहां पे आज भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज के बदले. ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, गुड्स सिस्टम, नन ऑफ दीज. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, सो द सिस्टम ऑफ ट्रेड वेयर इन देयर exists there occurs trade between goods in place of goods. ठीक है, यानी मनी के बदले हम गुड्स नहीं देते या गुड्स हम परचेज नहीं करते मनी के बदले, बल्कि गुड्स गुड्स के बदले. ठीक है, सर्विसेज सर्विसेज के बदले. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा ऑप्शन फंक्शन ऑफ मनी है, यानी मनी का कौन सा फंक्शन है? ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ये मेजर ऑफ वैल्यू है यहाँ पे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का एक फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है
बिकॉज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी हमें कोई चीज परचेज करनी होगी या कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो वी एक्सचेंज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, जब भी हमें हमारे पास कोई चीज होती है तो एक्चुअली वो मनी का वैल्यू स्टोर हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स कि किसी भी चीज का जब हम वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन है हमारे पास, इसका वैल्यू जब मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 15,000 का है, 20,000 का है। इसी तरह से एक लैपटॉप है हमारे पास, हम कहते हैं 30,000 का है। तो इसी तरह से जो भी चीज हमारे पास होगी हम उसका वैल्यू जो है डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू जो मेजर करते हैं, वी मेजर इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी is also a measure of value. It acts as a measure of value. So all these three include the functions of money. Money acts as a medium of exchange, it acts as a store of value, and it acts as a measure of value. So all these three are the functions of money. Question number 3 is money supply is considered as which one of the following concepts? Money supply क्या concept है? Whether it is a stock concept, it's a flow concept, it's a monetary concept or none of these. तो जैसे कि हमें पता है कि मनी सप्लाई को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मनी सप्लाई वो होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इकोनॉमी में पाते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मनी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, चाहे लिक्विड एसेट्स हो, चाहे चेक्स के फॉर्म में हो, चाहे जो सेविंग बैंक अकाउंट्स में जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं हमारे, या बाकी जो भी है, जो भी मनी के फॉर्म्स होते हैं, उन तमाम फॉर्म्स में मनी जहां पे भी ये एग्जिस्ट होता है, एक इकोनॉमी में एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी एग्जिस्ट होता है, कितना स्टॉक ऑफ मनी है, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। सो व्हेन वी मेजर मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, बिकॉज वी मेजर मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है। Question number 4 goes like this. Which function of money considers the value of money in 1 unit? ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है मनी का जो which considers the value of money in 1 unit, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि मनी जो वैल्यू मेजर करता है बाकी चीजों का, ठीक है, वो इन 1 यूनिट मेजर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी चीज हमारे पास होगी, लाइक अभी हमने बोला था मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, या कोई और भी चीज है, तो ये सारी चीजों का वैल्यू जो है हम एक ही यूनिट में मेजर करते हैं, एंड दैट यूनिट इज मनी, ठीक है। तो देन मेजर ऑफ वैल्यू इज द राइट आंसर, बिकॉज वी मेजर द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में जब भी हम किसी भी कमोडिटी का वैल्यू जब मेजर करते हैं, तो वो एक ही यूनिट ऐसा है जिस यूनिट में हम किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विस का यूनिट या का वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं, एंड दैट्स मनी। सो मेजर ऑफ वैल्यू इज द राइट आंसर। Which of the following is the most liquid form of money supply? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई का? लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है दैट मनी विच इज इजीली अवेलेबल, ठीक है, जो अवेलेबल कैश में ज्यादा होगा वो ज्यादा लिक्विड होगा, ठीक है। तो जो स्पेंड करने के लिए ज्यादा रेडी होगा, ज्यादा अवेलेबल होगा, दैट इज मोस्ट लिक्विड। तो जो स्पेंड करने के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता, डिफिकल्टी जिसको होगी अवेलेबल करने में, तो वो लीस्ट लिक्विड होता है, ठीक है, उतना ही लेस लिक्विड होता है। तो यहाँ पे देखने की बात यह है कि कौन सा इनमें से मनी सप्लाई के मेजर्स हैं। ये M1, M2, M3, M4, दीज आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज मोस्ट लिक्विड, ठीक है, कौन सा मोस्ट लिक्विड है? देखिए, अगर हम M1 की तरफ देखें तो M1 में आता है करेंसी, जो करेंसी सर्कुलेट होती है इकोनॉमी में,
डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारे बैंक्स में होते हैं, और अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये सारी चीजें M1 में आती हैं। ठीक, M2 में आती है, एक तो M1 आता है, दूसरा सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, M3 में आता है एक M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स मींस टर्म डिपॉजिट्स, जिनका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, 5 साल 6 साल, मतलब अगर हम 1 साल के बाद निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे हैव अ फिक्स्ड टर्म इन द बैंक। M4 इसमें आता है, M3 एक ये चीजें, और इसके अलावा आता है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो M1 में आता है करेंसी, ये इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है। डिमांड डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स जो डिमांड पर अवेलेबल होंगे, जब भी हम बैंक के पास जाएंगे तो वो देंगे। ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। सो this seems to be the most liquid form of money supply, because all the three are easily accessible, easily available। ठीक है, यहाँ पे अगर M2 की तरफ देखें तो यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, this is not so much liquid। टाइम डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, these are not liquid, most liquid। and M3 में यहाँ पे फिर अगेन आता है टाइम डिपॉजिट्स विद the banks and total deposits of post office saving organizations. So these things are not so much liquid, but this M1 is the most liquid, as it is easily accessible, easily available to all the consumers। ठीक है, जो भी मनी के ओनर्स हैं उनके लिए easily accessible होता है, easily available होता है स्पेंड करने के लिए। तो then M1 is the most liquid and this M4 is the least liquid। ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड है M1 और सबसे कम लिक्विड है M4। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे याद रखनी चाहिए, that M4 is the least liquid form of money supply and M1 is the most liquid form of money supply। Who issues ₹1 denomination currency notes and coins? तो ₹1 की डिनोमिनेशन के जो भी नोट्स आते हैं हमारी इकोनॉमी में, उनको कौन इशू करता है? तो उनको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक ही चीज है, लेकिन गवर्नमेंट में सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट इज अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ ₹1 denominations of coins। Question number 7 here is, what is the name of Central Bank of USA? Central Bank of USA जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेम in the same manner the Central Bank of United States of America, it is known as a Federal Reserve System। RBI has the sole authority to issue currency in India। करेंसी जो भी है इंडिया में एक्सेप्ट ₹1 कॉइन्स, ये हमें पता है कि ₹1 कॉइन्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। इसके अलावा जो भी डिनोमिनेशंस के करेंसीज के जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, जितने भी नोट्स या कॉइन्स हैं, वो सारे इशू होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, एक्सेप्ट ₹1 नोट, ₹1 coin which is issued by the Ministry of Finance। Now, which function is highlighted here? RBI की कौन सी फंक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है? हम कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि RBI has the sole authority to issue currency in India। RBI के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी ये फंक्शन हाईलाइट हो रही है RBI की? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, बैंक ऑफ इशू, bankers bank, or controller of credit। So simply it is bank of issue। This function of RBI is being highlighted in this statement। Which of the following consists of the amount which commercial banks are required to keep with central bank compulsorily? इनमें से कौन सा एक ऐसा अमाउंट इंडिकेट करता है जो कमर्शियल बैंक्स को जरूरी रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम
एक मिसाल ले लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ता है एज डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? एंड दैट अमाउंट, as it is highlighted here, it is named as CRR, cash reserve ratio. So cash reserve ratio is actually the amount which commercial banks are required to keep as a deposit with the central bank of India, that's the Reserve Bank of India. ठीक है, I hope कि understand हुआ होगा, बहुत ही easy question है। What happens when the central bank reduces the bank rate? जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट रिड्यूस करता है तो उस टाइम क्या होता है? देखिए, पहले हमें बैंक रेट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल लेंगे। एक कंज्यूमर है, ये किसी बैंक से लोन लेता है। ठीक है, तो हम आम भाषा में कहते हैं कि जिस रेट पे हमें बैंक देता है लोन, उस रेट को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, बट द रेट एट विच RBI or the central bank of any country lends money to the consumers, to the commercial banks, its consumers are the commercial banks. So the rate at which the Reserve Bank of India lends money to the commercial banks of the country, that rate is known as bank rate. बैंक रेट वो रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाकी कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस रेट को कहा जाता है बैंक रेट। अब अगर सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब अगर ये बैंक रेट को इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रेट देना पड़ेगा RBI की तरफ, उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एज इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा RBI को। इससे क्या होगा? जब ज्यादा मनी देना पड़ेगा RBI को, तो इसका मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास मनी डिपॉजिटर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सो सिंपली द मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक है, सो विद द इंक्रीज इन बैंक रेट द मनी सप्लाई डिक्रीजेस। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि मनी सप्लाई स्क्वीज होती है इकोनॉमी में। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बिल्कुल कम रहती है। अब अगर इसके अपोजिट होगा, बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहां पे एक्चुअली कंफ्यूजन हुआ था, तो यहां पे रिड्यूस है। जब रिड्यूस होगी बैंक रेट, रिड्यूस जब बैंक रेट होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, मनी सप्लाई उस टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जब इंक्रीज होगी बैंक रेट, अगर RBI ने इंक्रीज की बैंक रेट, तो उस टाइम मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जब RBI इंक्रीज करेगा बैंक रेट तो बैंक्स को ज्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट RBI की तरफ, तो उस तरीके से इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिड्यूस लिखा है, जब रिड्यूस करेगा बैंक रेट RBI तो इसका मतलब है कि कम इंटरेस्ट लेगा, तो उस टाइम मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज ए कंफ्यूजन एंड आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। What happens when the central bank decreases CRR? जब सेंट्रल बैंक CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो अभी हमने पढ़ा था कि हर किसी कमर्शियल बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ता है एज डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस रेट को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब जब सेंट्रल बैंक डिक्रीज करेगा कैश रिजर्व रेशियो, तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स को कम अमाउंट रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास, तो इसका मतलब है कि बैंक्स के पास इंक्रीज होगा अमाउंट, तो उस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, इससे भी आपका पिछला क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो व्हेनेवर
any rate is increased by central bank, at that time the money supply decreases in the economy, and when any rate is decreased by central bank, at that time money supply increases in the economy. ठीक है, तो जब डिक्रीज होगी कोई रेट तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी कोई रेट तो उस टाइम मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। उल्टा उल्टा रिलेशन है इनका। जो भी बैंक सेंट्रल बैंक की रेट्स हैं, लाइक रेपो रेट है, बैंक रेट है, CRR है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो कोई भी रेट है जब इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी इकोनॉमी में, जब ये डिक्रीज होगी ये रेट तो तब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। तो इनका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। Which of the following best defines the term बैंक रेट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट डिफाइन करता है बैंक रेट को? रेट ऑन डिपॉजिट्स गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स के पास हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, हमारे पैसे होते हैं, उन पे जो बैंक रेट, कमर्शियल बैंक्स रेट देते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्या उसको बैंक रेट कहते हैं? रेट चार्जेड बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन्स एंड एडवांसेस बैंक हमें देते हैं तो क्या उसको बैंक रेट कहते हैं? रेट पेएबल ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, जो बॉन्ड्स हम बैंक्स के पास रखते हैं उन पे जो रेट देते हैं तो उसको कहते हैं बैंक रेट। या रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या उसको जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती हैं उन पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उन पे जो डिस्काउंट रेट देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या उसको कहा जाता है बैंक रेट? एक्चुअली बैंक रेट जो है इज द रेट चार्जेड बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, तो एक्चुअली जो बैंक रेट है ये पर्टिकुलरली यूज की जाती है जब सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली हम यही कहेंगे, सबसे सुटेबल ऑप्शन यही है, रेट चार्जेड बाय बैंक्स। एक्चुअली इट इज द रेट चार्जेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विच इट प्रोवाइड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक कंट्री का होता है, जब कमर्शियल बैंक्स को ये लोन्स एंड एडवांसेस देता है, उन लोन्स एंड एडवांसेस पे जो ये रेट चार्ज करता है उसको कहते हैं बैंक रेट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इससे आपका बहुत जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे इंक्रीज होगी मनी सप्लाई इकोनॉमी में? देखिए, ऑल द फोर आर टू बी एनालाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, अगर सेंट्रल बैंक उनको बेच देता है लोगों को, पब्लिक को या गवर्नमेंट को, ठीक है, तो क्या इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? ठीक है, हमें देखना है कि किस चीज से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट अपना इंक्रीज एक्सपेंडिचर करेगा। रिडक्शन इन टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन रिड्यूस करेगा। या परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, ये इसका पहले वाले का अपोजिट है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम ये एनालाइज करेंगे। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, अगर ये इनको सेल करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पैसे देगा सेंट्रल बैंक को ताकि ये परचेज करेगा सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी से जो मनी है वो जाएगा सेंट्रल बैंक की तरफ। ठीक है, तो इससे मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक कोई चीज सेल करता है तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ जाती है। जब भी मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक को जाएगी तब इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा है इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। अब जब गवर्नमेंट अपना इंक्रीज एक्सपेंडिचर करेगा तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जो मनी था वो मनी इकोनॉमी में चला गया।
क्योंकि इसने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। ये एक्सपेंडिचर जो है ये मनी की फॉर्म में इकोनॉमी में पंप हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि इससे इंक्रीज होगी मनी सप्लाई। रिडक्शन इन टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कम टैक्सेस लेगा, गवर्नमेंट जब कम टैक्सेस लेगा तो इसका मतलब है कि मनी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में ही रहेगा। अगर ज्यादा टैक्सेस लेगा तो फिर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा मनी, लेकिन जब कम टैक्सेस लेगा तो उस टाइम मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा इकोनॉमी में ही रहेगी, तो इससे भी इंक्रीज होगा मनी सप्लाई। लास्ट ऑप्शन, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब जब सेंट्रल बैंक परचेज करेगा, जब परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इससे पंप हो जाएगा मनी इकोनॉमी में। सेंट्रल बैंक को पैसा देना पड़ेगा टुवर्ड्स गवर्नमेंट, एंड दैट विल बी a form of pumping the money into the economy. So these three, B, C and D, these factors will lead to increase in money supply in the economy, but this will lead to decrease. ठीक है, तो पहला ऑप्शन यही आएगा B, C and D, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला D पार्ट इसका आंसर आएगा। RBI increases the rate of interest in the situation of, RBI इनमें से किस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है? हायर इन्फ्लेशन, लोअर इन्फ्लेशन, इन द प्रेशर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, नन ऑफ दीज। देखिए, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हायर इन्फ्लेशन होगी, हायर लेवल ऑफ प्राइसेस होंगे इकोनॉमी में, उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि इससे स्क्वीज हो जाएगी मनी सप्लाई कम होगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, जितना ज्यादा मनी पंप किया जाएगा इकोनॉमी में, जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। जितनी मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में, उतनी इन्फ्लेशन की लेवल कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आरबीआई इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा मनी देना पड़ेगा आरबीआई को, तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, तो इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, so this increasing the rate of interest, this is one of the tools used by RBI in order to control higher inflation. ठीक है, the main objective of monetary policy in India is, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अचीव स्टेबिलिटी, ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, नन ऑफ दीज। सो द बेस्ट ऑप्शन इज growth with stability. This is the right answer. The Reserve Bank of India is empowered to vary the CRR between. इसका right answer है, this is a factual question and it is very simple. इसका है 3 to 15%. RBI के पास पावर है कि वो कैश रिजर्व रेशो को 3 से लेके 15% तक वेरी कर सकता है। So the right answer is 3% and 15%. LAF stands for Liquidity Adjustment Facility. So this is the right answer. This is also a factual question. These are very easy to understand and easy to remember. LAF stands for Liquidity Adjustment Facility. And the last question is, who among the following is the current RBI governor? Is it Raghuram Rajan, Shakti Kanta Das, Manmohan Singh, or none of these? It is Shakti Kanta Das. This is the right answer. The current RBI governor is Shri Shakti Kanta Das. तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप कि आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा मॉनेटरी पॉलिसी को भी, और जो भी इसमें कंसेप्ट आए हमने पूरी कोशिश की कि अगरचे हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि एक्सटेंसिव स्टडी हो, एक्सटेंसिवली आपको सारे कंसेप्ट, सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाए। अब लास्ट में होम असाइनमेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखूंगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड। इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई को कम करना, कंट्रोल क्रेडिट मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन के दौरान
क्योंकि अभी हमने बोला था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा मनी सप्लाई की वजह से ही होती है। तो इस मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? इंक्रीज सीआरआर एंड डिक्रीज बैंक रेट, डिक्रीज सीआरआर एंड रिड्यूस बैंक रेट, increase CRR and increase बैंक रेट और reduce CRR and increase बैंक रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लास्ट में देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि पूरा लेसन जो है, पूरा लेक्चर जो है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी अगले लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। उसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज हमारे पास होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, here we shall conclude, and once again I would like to request to all those friends who are new to this channel, please subscribe the channel, please press the bell icon, and I would like to request all the subscribers, all the friends who are watching this channel to share this channel more and more so that it reaches all our friends or brothers and sisters well in advance before the exams, so that they can also prepare from this channel. So गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। खुदा हाफिज।